चलिए भाई शुरू करते हैं अगला लेक्चर। मैंने ये पहले से टेबल जो है वो प्रिपेयर करके रखी हुई है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे और ये लेक्चर जो है वो छोटा हो जाए। देखिए भाई, अच्छा आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या मैं लिखते हुए ही पढ़ाऊँ, जैसे मैं मेरा स्टाइल है, या फिर मैं ऐसे प्रिपेयर कर दूँ सारी की सारी ये नोट्स और फिर उसके बाद मैं ऊपर से ऐसे रीड करके पढ़ा दूँ। ठीक है, तो अगर हो सके तो ये भी आप कमेंट में करके प्लीज़ बताइएगा जिससे मुझे पता चले। खैर देखिए, हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे थे कि हर फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में देखिए, कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपको ध्यान से सुनना है। वो क्या क्या है, देखिए काउ डंग केक जो है, ठीक है, वो 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी रिलीज़ करेगा, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 है। वुड की 17 से 22000 है। कोल की 25 से 33000 है, मतलब 25 to 33। बायोगैस 35 to 40। पेट्रोल 45। केरोसिन 45। देखिए पेट्रोल 45, केरोसिन 45, बस इन दोनों के जो इग्निशन टेम्परेचर है उसमें फ़र्क है। ठीक है, डीजल ऑल्सो 45। मीथेन 50,000। CNG 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। LPG 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। हाइड्रोजन गैस 1.5 लाख। ठीक है, 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन गैस की है। ठीक है, ओके, चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, और ये बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए उससे। देखिए समझिएगा भी क्वेश्चन क्या है, ज़रा सा ध्यान देंगे अगर आप तो आप इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। एक फ्यूल था, कोई भी था फ्यूल, ठीक है, वो कितना फ्यूल था? वो 4.5 kg था, उसको पूरी तरह से जला दिया गया। ठीक है, उसको जलाने के बाद 1,80,000 किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इतनी सॉरी 1,80,000 किलो जूल, हाँ ठीक है, 4.5 kg फ्यूल जलाने के बाद इतनी एनर्जी प्रोड्यूस, 1,80,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। आपको ये बताना है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। आप क्वेश्चन समझ गए? मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा देता हूँ। 4.5 kg आपके पास फ्यूल है, 1 kg नहीं है, 4.5 kg है। ठीक है, और 4.5 kg जो है वो 1,80,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि 1 kg फ्यूल कितना करेगा, वही तो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। जब बताते हैं कि 1 kg फ्यूल जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है बेटा। ठीक है, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, हीट प्रोड्यूस्ड by burning of 45 kg फ्यूल। कितना है 45 kg फ्यूल का एनर्जी, जितना हीट निकालेगा वो 1,80,000 किलो जूल। ओके जी, अच्छा अब हीट प्रोड्यूस्ड by burning of 1 kg फ्यूल, 1 kg फ्यूल, 1 kg फ्यूल के लिए। तो कैसे कैलकुलेट, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000 अपॉन जितना हमारा फ्यूल है, ठीक है, इनटू 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,000 किलो जूल किलोग्राम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है जी, ओके। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो कि है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, जब बर्निंग ऑफ फ्यूल होगा, जब फ्यूल जलेगा तो उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे जगह है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बर्निंग of fuel leads to harmful products, harmful products
ठीक है। अच्छा चलिए, तो पहला पॉइंट इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, उस पर ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा। जब आप बर्न करेंगे वुड को, बर्निंग ऑफ वुड या फिर कोल को, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पिछले चैप्टर में आप देख चुके हैं क्या होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उससे बेटा रिलीज होते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, रिलीजेज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। और वो कर सकता है बीमारियां, एंड कैन कॉज, कौन सी बीमारी करेगा, सांस लेने वाली, रेस्पिरेटरी डिसीज, एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे एज्मा, लाइक अस्थमा ही बोलते हैं लोग, एज्मा, ठीक है। तो जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वुड या कोल जलते हैं तो उनसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का, इनकम्प्लीट कंबशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंबशन ऑफ फ्यूल अगर हो रहा है तो फिर उससे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अगर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो रहा है तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड and causes ग्लोबल वार्मिंग, अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि अब अगर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर अर्थ पे ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। और गर्मी बढ़ेगी तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। ओके, अगली चीज़ देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इससे क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। देखिए भाई क्या होता है इसके अंदर कि जो डीजल है, डीजल के अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। डीजल के अंदर से डीजल releases on burning, diesel releases sulfur dioxide, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या नुकसान है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, SO2 जिसको हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि इससे घुटन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, इससे करोजन भी बहुत जल्दी लगता है, कोरोसिव गैस, कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा जो आपका पेट्रोल एंड डीजल है, पेट्रोल एंड डीजल है, वो क्या करता है बेटा, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी
प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या वो है, देखिए भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जब भी आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो उससे एक तरह का एसिड प्रोड्यूस होगा, उससे एक तरह का एसिड बनेगा। ठीक है, याद रहेगी आपको ये बात, हाँ या ना? ओके, सुनिएगा भाई। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको अगर आप मिलाएंगे पानी में तब भी एसिड प्रोड्यूस होगा। मतलब ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप पानी कहाँ से लाएंगे भाई? बारिश का पानी है ना, ये SO2 और NO2 कहाँ है? एटमॉस्फेयर में ही तो है, और वहीं से बारिश होगी। तो जब बारिश होगी तो SO2 और NO2 पानी में डिजोल्व हो जाएंगी, घुल जाएंगी और बनाएंगी एसिड, और होगी एसिड रेन। आई बात समझ में आपकी? तो पेट्रोल और डीजल, समझ में आ रही है बात? पेट्रोल और डीजल जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मिल जाते हैं रेन के अंदर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन, ठीक है भाई, माफ़ कीजिएगा बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया था। ओके, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रेन मिलती है, जब रेन वाटर मिलेगा तो उससे बनेगा आपका एसिड रेन, उससे बनेगा आपका क्या? एसिड रेन। ठीक है, और ये एसिड रेन बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, ये हार्मफुल होता है फॉरेस्ट के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्मफुल चीज़ है बेटा एसिड रेन, और इससे ही ताजमहल का डिक्लेरेशन होता है। मैं पेज चेंज करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ बेटा। ओके जी, तो मैंने बताया आपको कि एसिड रेन होता है। ठीक है, अब एसिड रेन जो है वो हार्मफुल है, एसिड रेन हार्मफुल है, इज हार्मफुल। किसके लिए हार्मफुल है? फॉरेस्ट के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ मतलब मछलियाँ, ठीक है, जो पानी में रहने वाले हैं, एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा ताजमहल का डिक्लेरेशन जो हो रहा है वो भी एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये आपका एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में भी आएगा आगे, डिक्लेरेशन ऑफ, डिटेल में आएगा वहाँ पे। तो ताजमहल किसकी वजह से हो रहा है बेटा? ये एसिड रेन की वजह से होता है। ठीक है, तो एसिड रेन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डीकलरेशन हो जाता है इसका? इसमें होता है बेटा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, डिपोजिशन मतलब ये है कि मार्बल के ऊपर कैल्शियम सल्फेट की परत जम जाती है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CuSO4। ठीक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, ठीक है, और इसमें आपका H2SO4 मतलब ये एसिड रेन वाला एसिड आ गया। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम सल्फेट का एक लेयर जम जाएगा और H2CO3 आपका इधर बन जाएगा। ठीक है जी, अच्छा एक और रिएक्शन देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आप लेंगे, 4 मॉलिक्यूल आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए लिए, ठीक है, उनका रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करवा दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर, ठीक है। SO2 ये वाला रिएक्शन भी देखिए, रिएक्ट करेगा वाटर से और बना देगा H2SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर
डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये आपका हो गया वाटर और ये हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड। ये H2SO4 नहीं है, ये H2SO3 है, मतलब ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ओके। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा? जब आपने लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 प्लस आपने उसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, 2 मॉलिक्यूल लीजिए वाटर के, तो ये बन जाएगा आपका H2SO4 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बात समझ में आपकी? ओके। अब बात करते हैं कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा। देखिए, कार्बोनिक एसिड वो एसिड है जो कोका कोला में, थम्स अप में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में आपको मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप पानी तो होता ही है वो, उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, CO2 गैस, तो ये बन जाता है आपका H2CO3, H2 और CO, यहाँ पे CO2 है, एक O यहाँ से आ जाएगा तो CO3 हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। दिस इज वाटर एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गई आपकी बात समझ में? आई होप आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज। मतलब ये है कि एक तो एनर्जी का सोर्स हमारे पास कोल है, वुड है, पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के? तो हाँ, हैं हमारे पास। तो 2-3 मिनट इसको टाइम देंगे थोड़ा सा, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो हम अल्टरनेटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं डालता हूँ हेडिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहला है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, पहला है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? देखिए सुनिए, न्यूक्लियर एनर्जी होता है कि आपके पास अगर एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है बेटा, न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? स्प्लिटिंग सम हैवी न्यूक्लियाई with the help of न्यूट्रॉन्स। कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं? यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 इज यूज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस। ओके, एक तो अल्टरनेटिव सोर्स आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। दूसरा है बेटा सोलर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ सन को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग किस किस चीज़ में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सोलर कुकर में, सोलर हीटर में, ठीक है, सोलर हीटिंग डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और सोलर फर्नेसेस में इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल में। ठीक है, सोलर सेल्स। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सोलर सेल्स के अंदर जिस एलिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज यूज्ड। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका इस्तेमाल हम सोलर एनर्जी के लिए करते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी बिल्कुल फ्री है और बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक अगला पॉइंट और देखिए, एक क्या बोलते हैं,
एक संस्था है, ठीक है, उसको बोलते हैं DNES। इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी sources is making efforts to popularize the use of solar energy. DNES, Department of Non-Conventional Energy Sources, is making efforts to popularize the use of solar energy. ये जो डिपार्टमेंट है DNES, ये क्या कोशिश कर रहा है कि सोलर एनर्जी हर तरफ फैल जाए, सोलर एनर्जी का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी बहुत पॉपुलर हो जाए, ठीक है। तो एक लाइन लास्ट और ये चैप्टर ख़त्म और ये लास्ट लेक्चर भी ख़त्म। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? जो सबको एनर्जी दे रहा है, पूरी दुनिया उससे चल रही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बताइए भाई, सन से हमको वो सारी एनर्जी मिलती है जो भी हम अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। चलिए भाई, मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में। ओके बाय।